चलिए हेडिंग डालिए। अब यहां पे गांधी जी आए, गांधी जी तीनों मूवमेंट चले, और तीनों मूवमेंट चलने के बाद गांधी जी थोड़े से सक्सेसफुल हो चुके हैं। इसी बीच में अंग्रेज लोग भी कुछ हरकत से बाज नहीं आ रहे थे, जिसमें से जो पहला काम अंग्रेजों का है वो है, आप सभी लोगों ने सुना होगा, रॉलेट। सुना है इसके बारे में? क्या है साहब, मोटा मोटी कभी सुना हो कि सर ये है रॉलेट एक्ट? किसको? ब्रिटिशर्स को थी, ठीक बात। और कुछ खास बात? इसका एक आउटपुट क्या निकला रॉलेट एक्ट का? अरे जलियांवाला, इसी का तो आउटपुट है भाई। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में ही तो सब लोग हुए थे। तो अब वो तो हुई बेसिक बातें, अब आपको सिविल्स के हिसाब से समझना कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है? तो हेडिंग डालिए रॉलेट सत्याग्रह या रॉलेट एक्ट। सबसे पहले रॉलेट एक्ट को फैक्ट्स मतलब समझ लीजिए, देख लीजिए, फिर दिखाता हूं आपको मैं रॉलेट एक्ट क्या था। इसको बोलते हैं डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से। खैर, देखो रॉलेट एक्ट में आपको बस समझा दूं, ये इस तरीके का कुछ एक्ट है। एक्ट तो आप समझते होंगे, इसमें मे भी दिया हो ड्राफ्ट इसका, नहीं दिया है। हाँ ये कुछ है, नहीं कुछ और है। खैर एनीवे, रॉलेट एक्ट क्या हुआ, एक एक्ट होता है, जो एक्ट क्या होता है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है? उसको क्या किया गया था, पास किया गया था। खैर इसमें नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, वापस आइए, समझिए चीजों को लेकर के। रॉलेट एक्ट के पहले फैक्ट समझ लीजिए, फिर बताता हूं मैं ध्यान से। पहले तो उस बंदे का नाम याद आपको होना चाहिए, उसका नाम है, रॉलेट एक्ट है तो इसका मतलब एक बंदा होगा जिसका नाम रॉलेट होगा। सिडनी रॉलेट नाम का एक व्यक्ति है, इन्होंने रॉलेट एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया था, बनाने का काम किया था, ठीक है? चलो, इस सिडनी रॉलेट की एक कमेटी थी, ठीक है? उस कमेटी का नाम था सेडिशन कमेटी। सेडिशन समझते हैं आप लोग? सेडिशन कमेटी, सेडिशन कमेटी मीन होती है देशद्रोह। तो उसको लेकर के कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? सिडनी रॉलेट साहब। इनकी रिकमेंडेशन पर एक एक्ट पास होता है विच इज कॉल्ड डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। जरा ध्यान से समझना फिर लिखना। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है। इसी एक्ट को कॉमनली तुम लोग क्या बोलते हो? रॉलेट एक्ट। कुछ कुछ आ रहा समझ में? अब यहां पे क्वेश्चन है, सर ये इसी समय की कहानी क्यों है? क्योंकि ध्यान से, रॉलेट एक्ट कब की कहानी है? 1917-18 की बात है। लॉजिक है, ये कौन सा दौर है? तो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन चल रही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उसमें इंडिया वाले जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में दूसरे लोग हैं, उनके साथ मिलकर कुछ गड़बड़ ना करें, उसको रोकने के लिए एक्ट आया है। अब आ रहा समझ में कि इसी समय क्यों पास हुआ था? तो ये एक्ट था, ठीक है? चलो, कब पास होता है? 18 मार्च 1919। ये वो डेट है जिस दिन इस एक्ट को क्या किया जाता है? पास किया जाता है। ध्यान से, इसको बोलते हैं ब्लैक लॉ। ब्लैक लॉ, काला कानून बोलते हैं। क्यों? अरे बोलो। क्योंकि अगर आप इस एक्ट के थ्रू अरेस्ट हुए तो वकील, दलील और अपील, ये तीनों राइट्स आपके नहीं होंगे। मींस अगर आप अरेस्ट होते हैं तो आप कोई लॉयर नहीं कर सकते हैं, अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं होता है, अपनी बात को रखने के लिए ऑप्शंस नहीं है, एंड द लास्ट वन इज अपील टू द हायर कोर्ट। ये तीनों ऑप्शन नहीं है, सीधे सीधे आप कहां जाएंगे? जेल में। समझ में आई बात? इस तरीके की चीजों में कितने साल के लिए आप जाएंगे? 2 साल के लिए सजा का प्रोविजन, मिनिमम 2 साल, 2 के ऊपर आप जाएंगे, 2 से कम से कम। यहां तक समझ में आ रही बात? अब कहानी समझो। दलील मतलब डिस्कशन, आर्गुमेंट, बचाने के लिए अपने आप को, ठीक है? 2 साल मिनिमम है। और ऑब्वियस बात है, इसका अगर भारत की बात की जाए तो भारत में किस चीज को रोकने के लिए? तो लिवोल्यूशनरी जो एक्टिविटी है, क्रांतिकारी जो मूवमेंट है, उस एक्टिविटी को क्या करना? स्टॉप करना। दिस इज कॉल्ड रॉलेट एक्ट। क्लियर हो गया? इसको बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील बोलते हैं। रीजन आपके सामने क्यों है, इसी समय का क्यों है, ये भी कॉन्सेप्ट बैठ रहा दिमाग में। क्लियर हो गया? तो दिस इज कॉल्ड रॉलेट एक्ट। फिर उसके आगे की कहानी जानूंगे, नोट कीजिए। चलिए अब आइए मेन,
पहले तो इसके प्रोविजन समझ लीजिए कि इस एक्ट के अंदर की कहानी क्या थी। तो प्रोविजंस मतलब प्रावधान क्या थे। तो इसमें मेजर 3, नंबर 1 ब्लैक लॉ, ये समझ गए, ये तो पीछे मैंने आपको बता दिया है, काला कानून। दूसरा प्रोविजन क्या था, 2 साल की सजा थी। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो था ऑन द बेसिस ऑफ डाउट, शक के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं टू एनीवन। ऐसा इंडिया में अभी कोई है? ऑन द बेसिस ऑफ डाउट पुलिस कैन अरेस्ट एनीवन इन इंडिया राइट नाउ। ऐसा कोई कानून है इंडिया में क्या, कोई प्रोविजन? आप ही जानती होंगी जी, दी बताइए, आप ही बताइए, बाकी लोग को तो मैं समझ गया, यार पढ़ाया था, ठीक बात है। उसके लिए हमें आप पढ़ना पड़ेगा। अभी की बात करूं तो अभी बिल्कुल हमारे पास है आर्टिकल नंबर 22, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल नंबर 22 है ऐसा, ठीक है। यहां डिस्कस नहीं करेंगे पॉलिटी में, अभी भी हमारे पास है। अब हुआ क्या, तो ये हुआ इसके क्या, पहला तो पॉइंट हो गया व्हाट इज द प्रोविजन। दूसरे पॉइंट में आइए, प्रोसेस या प्रोग्रेस। ये मूवमेंट क्या हुआ, क्या कहानी ऐसे होती है, जब ये क्या हुआ, एक्ट आपका पास हुआ तो एक तरीके से सीधे सीधे क्या था, इंडियंस के अगेंस्ट में था एक्ट। बहुत ध्यान से पहले समझना तब लिखना, क्योंकि जब मैं एरो में चल रहा हूं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो आप मत लिखिए, जब मैं लिखूं मैं बार बार कर रहा हूं, अपना नुकसान करेंगे। एक्ट पास हुआ तो लॉजिक है, हीरो कौन तैयार हो चुके थे भाई, गांधी जी उस समय देखे थे लगातार पहली दूसरी तीनों मूवी ब्लॉकबस्टर, तो अगला माहौल यही है सीधी, तो हम ही आ रहे हैं। गांधी जी आते हैं, किससे मिलते हैं, ब्रिटिशर से, कि साहब ये आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ऐसा मत करिए, इससे इंडियंस का नुकसान होगा, सीधी बात है, गलत बात, ऐसा मत करिए। तो अंग्रेजों ने बोला नहीं सर हम तो करेंगे ऐसा, क्यों, बिकॉज ऑफ द सेडिशन चार्जेस, देशद्रोह के कारण हमें देयर इज अ डाउट कि इंडिया वाले मिल करके कुछ करें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, तो हम तो इस बिल को ला रहे हैं। इसको लाने के लिए मैं आपको डेट बता दूं, ठीक है, ध्यान से समझना। ये 1918 में ये बिल पास होता है, दिसंबर में लिख देता हूं, हाँ दिसंबर में बिल पास होता है। ध्यान से, गांधी जी इस बिल के अगेंस्ट में शुरू करते हैं क्या, इंडिया में सत्याग्रह शुरू करो। और उस सत्याग्रह की जो डेट है वो ध्यान रखना, 6 अप्रैल की डेट डाली जाती है। 6 अप्रैल कौन सी ईयर में आप आ गए हैं, दिसंबर 1918 हो चुका है ना, तो फिर क्या होगा, 19 होगा कि नहीं अगले साल। तो ध्यान से, 6 अप्रैल 1919 एंड द डे वाज रविवार, संडे था। ये सब क्वेश्चन सिविल्स में उठे हुए, दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा हूं बहुत बेसिक फैक्ट्स। संडे जानबूझ के चुना गया होगा जिससे सब लोग शामिल हो सकें। तो 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में अगेंस्ट रॉलेट एक्ट क्या हुआ, मूवमेंट शुरू हुआ। यहां तक कहानी सही है। अब आओ, 6 अप्रैल के बाद ये मूवमेंट स्टार्ट होगा तो चलता चलेगा, और चलते चलते हम लोग पहुंचते हैं कहां पर, 13 अप्रैल 1919 में। अब हुआ क्या, ध्यान से देखना, इसी बीच में ये जो ड्यूरेशन दिख रही है, लगभग कितने दिन हो गए, 6 से 13 में 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता। अगर गांधी जी ने 6 अप्रैल को मूवमेंट शुरू कर दिया तो अंग्रेज भी तो प्रिपेयर होंगे। उन्होंने यहां पर कई सारे जो इंडियन लीडर होंगे उन सबको क्या कर लिया, क्योंकि मूवमेंट नहीं चलाने देंगे आपको अगेंस्ट में, तो इस अरेस्ट में गांधी जी भी अरेस्ट होते हैं। और गांधी जी जब अरेस्ट होते हैं उनके साथ में 2 लीडर और अरेस्ट हो, और बहुत सारे होते ही हैं, बट 2 मेजर लीडर हैं। उन मेजर लीडर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। पहला नाम है डॉक्टर सतपाल, और दूसरा नाम है सैफुद्दीन, ध्यान से, किचलू। 2 मेजर इंपॉर्टेंट लीडर who has been arrested by the Britishers during this phase, डॉक्टर सतपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये दोनों के नाम आपने पहली बार सुने होंगे आज। ये दोनों लोग वही लोग हैं जिनके रीजन से हुआ जलियांवाला। जलियांवाला सुने हो कहानी क्या थी, तो जब गोली वोली चला दी गई थी, सुने हो, तो गोली क्यों कैसे वो मैं आगे बताऊंगा। यहां तक की कहानी समझ में आई। तो इस डेट से 13 अप्रैल 1919 की कहानी हुई। गांधी जी ने ये जो सत्याग्रह शुरू किया, इसी सत्याग्रह को क्या नाम दिया गया था, मैंने पीछे हेडिंग डलवाई थी आपको, क्या, रॉलेट सत्याग्रह। यही सत्याग्रह रॉलेट सत्याग्रह है। समझ में आया। तो एक्ट क्या है, क्लियर हो गया। एक्ट की प्रोग्रेस कैसी हुई यहां तक समझ में आया, और अब उसके आगे की कहानी जानेंगे। क्लियर, नोट करो, बंदे का नाम कह रहा हूं ध्यान से, तुरंत आइए इससे रिलेटेड फैक्ट्स। फैक्ट्स में आइए क्या क्या है इससे रिलेटेड में।
तो ध्यान से काफी चीजें आप लिख चुके हैं। मेजर फैक्ट्स तो ब्लैक लॉ, विदाउट अपील एंड वकील, तो सब क्लियर हो चुका ना। तो 13 अप्रैल के दिन ही जलियांवाला हुआ है मस्करे, वो आपको बताऊंगा मैं, बट 3 अप्रैल तक की आप समझिए, ठीक है। लिखिए फैक्ट्स में नंबर 1, गांधी जी अनाउंस्ड सत्याग्रह सभा। गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा बनाई, फटाफट। गांधी जी अनाउंस सत्याग्रह सभा, सपोर्टेड बाय कांग्रेस। कांग्रेस ने सपोर्ट किया इसका। गांधी जी एक तरीके से कांग्रेस के लीडर बन चुके थे मोटा मोटी। याद है कुछ? पहले कौन थे? नौरोजी साहब। नौरोजी के बाद गांधी जी आ जाते हैं, ठीक है। तो लगभग बराबर में, हाँ बोलो। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या बनाई? सत्याग्रह सभा, नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्राइक, स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक एंड एप्लीकेशंस। 3 चीजें, हड़ताल, उपवास और प्रार्थना सभाएं। हड़ताल, उपवास और प्रार्थना सभाएं, स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक एंड एप्लीकेशंस, ये दिया गया ब्रिटिशर्स को। दूसरा क्वेश्चन मैंने बता दिया, वाई वी चूज 6 अप्रैल संडे। तो संडे का रीजन मैंने आपको बता दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ द इंडियन पब्लिक। ऑब्वियसली संडे को जनरली लोग फ्री रहते हैं, इसलिए था। नेक्स्ट पॉइंट, मूवमेंट स्प्रेड इन ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया। मूवमेंट स्प्रेड इन ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में फैला, पूरे भारत में फैला। नेक्स्ट, हैविली, नेक्स्ट पॉइंट, हैविली सप्रेस्ड बाय ब्रिटिशर्स। हैविली सप्रेस्ड बाय ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों द्वारा बहुत बुरी तरीके से दमन हुआ। अंग्रेजों द्वारा बहुत बुरी तरीके से दमन हुआ इसका। लॉजिक बात है, समझ में भी आ रहा होगा रीजन क्या था दमन का? सप्रेस्ड। उसके पीछे के कई सारे रीजन होंगे, पता है क्या क्या रीजन थे? तुरंत यहीं पे लिखो, सप्रेस्ड बाय। रीजन, पहला रीजन क्या था? कुछ याद आ रहा है? 1912 का गदर मूवमेंट, कुछ याद आया? भूल गए? नेक्स्ट, इसी समय 1916 का क्या चल रहा था भारत में? होम रूल, कुछ याद आ रहा है? भूल गए? नेक्स्ट, 1915 में क्या चला है? वर्ल्ड वॉर। पूरी खुन्नस खा के बैठे थे ब्रिटिशर्स के, पीटो इंडियंस को, ठीक है। इसके अलावा ध्यान से एक बैंक का नाम लिख लो, पीपल्स बैंक। पीपल्स बैंक, ये उस समय का एक बैंक था, ऐसा ही है ये बैंकरप्ट हो गया था। बैंकरप्ट समझते हो आप लोग? और इसके पीछे जो रीजन था, वो रीजन था डायर साहब। डायर साहब का नाम आगे जानोगे। डायर सुने हो? जनरल डायर, हाँ। तो डायर साहब रीजन थे इसके पीछे के, आगे जानोगे। ये रीजन थे जो रीजन्स के कारण ब्रिटिशर्स खुन्नस में थे। नेक्स्ट पॉइंट, आपने नाम सुना होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। किसने बोला है? हैं? विक्रम भाई। किसका है स्टेटमेंट? इकबाल का। लिख लीजिए, सेम टाइम है। स्लोगन गिवन बाय इकबाल। स्लोगन मैंने आपको लिखवाया भी था, शुरू में सपोर्ट में थे, बाद में पाकिस्तान। कुछ याद है? लिखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, डैश इकबाल। इकबाल ने इसी समय दिया था। याद है किसी को? नहीं याद है? थोड़ा बहुत, बस यही लाइन याद होगी। पूरा स्कूलों में कराते हैं कुछ? तुम लोगों के स्कूलों में देशभक्ति का कुछ करवाते हैं? गुलसिता हमारा, आगे बस कह दो, यही एक लाइन याद होगी, बस खत्म काम। तुम लोग के स्कूलों में कुछ ऐसा पेट्रोटिज्म वाला कुछ नहीं कराते? हाँ, आगे, हाँ हिंदुस्तान। अरे वाह, थोड़ा बहुत देखो, टीचरों को याद रखता है भाई साहब। बोलो, स्कूल उसमें बोलते हैं? नहीं, तुम्हारे स्कूल में क्या बोलते हैं? डीपी सुपस कराते हैं कुछ कि नहीं? ये गॉड्स लव के चक्कर में ना। और कोई संस्कृत में कोई वंदना समथिंग प्रेयर, हिंदी में ओम भूर्भुवः, बस इतना तो सुन ही लेगा भगवान यार, हो गई। हमारे स्कूल में यूपी बोर्ड वाले में तसल्ली से बिठाते थे कि उनको पता था खड़े खड़े पॉसिबल है नहीं, तो वो जानते हो सीट्स होती थी, समझ रहे हो, पतली सी होती थी, 2 फुट 1.5 फुट की होती थी, पट्टी टाइप की यार। और यहाँ से लेके वहाँ तक हमसे ही बिछवाते थे, हमसे उठवाते थे, और तसल्ली से बैठते थे। कम से कम 45 मिनट प्रेयर होती थी, सरस्वती माता की, शिव जी की, सब पूरा आकुंदेन दुताज हार धवला, सुने हो? हे माँ सरस्वती, अरे बहुत शांति पाठ, ओम भूर्भुवः ओम, अरे अलग ही लेवल था। मतलब आदमी त्रस्त हो गया, सुबह सुबह यार नहा धो करके कि जा रहे स्कूल, और 45 मिनट पूजा पाठ होती थी।
उतने फिर उठो, फिर आदमी पहला क्लास जो होती थी समझिए क्या होती होगी। उसके जब भूख लगती थी तो उसमें भी भोजन मंत्र होता था। भोजन मंत्र भी आप पता नहीं आपके यहाँ स्कूल में रेसेस में थोड़ा सीधे घंटी बजी शुरू, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पे है। अच्छा साहब होता है। अच्छा, हमारे यहाँ संस्कृत में होता था। ओम सैना भवतु सैनो भुनक्तु, नहीं सुना? सवीरियम करया वही, नहीं, कोई बात, कोई टेंशन नहीं। दो मंत्र होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। अब आप समझिए जो बच्चा छोटा है उसको भूख लग रही, और स्कूल वाले बड़ा वाला कराते, बड़े वाले में 10 मिनट लगते थे बोलने में, अब और मूड खराब होता था। आरएसएस का बिल्कुल वो छुट्टी के समय, बिल्कुल उसके लिए बाकायदा छुट्टी में आपको घर जाने का है तो भी व्यवस्था नहीं है, उसके लिए भी कम से कम आधा घंटा लेके चलिए। बाकायदा छुट्टी जब होती है तो उसमें पूरा जनगणमन, पूरा वंदे मातरम के 5 स्टैंजा, तुमको वंदे मातरम 2 ही आते होंगे ना, वंदे सुजलाम सुफलाम एक पहला दूसरा अगला, बस उसमें 5 स्टैंजा और हैं, टोटल 7 हैं, तो पूरा स्टैंजा वंदे मातरम। उसके बाद ये भाई साहब कह रहे नमस्ते सदा वत्सले, नहीं सुना आप लोगों ने? आरएसएस का नाम सुने हो? तो जनरली आपने देखा होगा ऐसे करते हैं और यहाँ पे करके एक प्रार्थना पड़ी जाती है, वो पूरी उसके बाद आप घर जाएंगे साहब, समझ रहे हैं? और ये एक दिन की व्यवस्था नहीं है, पूरी व्यवस्था साल भर की व्यवस्था थी। आप खुद ही सोच लो, काय देशभक्ति ना ब्लड में डाल दी गई है, तो आप कितना भी सेडिशन चार्जेस लगा लीजिए, वो जो है वो है। तो जो सही है, गिर रहे हैं, कैसा लेक्चर, जानबूझ ऐसे फालतू बातें, देखो प्रिंसिपल को फालतू बातें बोली, यही है, देखो यही समस्या। कौन से स्कूल में? तो अच्छा, मुझे लगा तो अपने घर के अपने स्कूल का तो नहीं कह रही है? अच्छा मम्मी वाला है। गिरने वाला, चक्कर अक्कर तो गिरते थे छोटे बच्चे, चक्कर के लिए तो बहुत ज्यादा यार, आपको हम लोगों को हमारे सर ने ही बताया था कि देखो गिरोगे तो हो ही, तो उससे अच्छा है, सबसे अच्छा जो अपनी पैर की फिंगर्स होती है ना वो चलाते रहिए, सर्कुलेशन ऑफ जो ब्लड होता है वो लगातार रिटेन रहेगा तो चक्कर नहीं आता है। जनरली बच्चे ऐसे खड़े रहते हैं नीचे, नॉर्मली आप ऐसे खड़े हैं तो पैर की जो है ना, पैर की फिंगर्स वो चलाते हैं। आप शूज पहने हो चाहे आप नॉर्मल हैं तो पैर तो जो चल ऐसे चलते रहिए, कहीं पे भी आपको अगर लंबा खड़ा होना है तो आप ऐसे करते रहिए पैर की फिंगर्स को, तो पॉसिबिलिटी नहीं है आपको चक्कर आने, नहीं हो गया आप चक्कर से। पर छोटे बच्चे कहाँ इतना होता था, बट वो इंपॉर्टेंट अब जब छुट्टी होगी तो घर भेजो, कहाँ बैठ के प्रार्थना करवा रहे हो यार, हद हो गई है बताओ। तो बट आरएसएस का अलग थोड़ा सिस्टम अलग ही चलता था, खैर एनीवे ठीक है। क्या लिखे हो? डायर साहब का यहाँ तक था ना स्लोगन, हाँ सारे जहाँ से बताओ कहाँ से कहाँ बात आ गई, और इसी में लिख लो, लास्ट पॉइंट है फिर अगले पे आता हूँ, लिख लो मेन इरा ऑफ कम्युनल एक्टिविटी, सांप्रदायिक घटनाओं का मुख्य कार्यकाल, मतलब यहाँ पे सांप्रदायिक घटनाएं बहुत ज्यादा हुई थी इस टाइम फेज में, कम्युनल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हुई थी। वो लिख लिए थे ना, हटा दिया, सबने लिख लिए थे ना भाई? चलो लास्ट हेडिंग डालो जलियावाला, लास्ट हेडिंग डालो जलियावाला। गए आप लोग अमृतसर, कभी मौका मिला गए? तो अगर आप अमृतसर जाएंगे तो आपको आज भी वहां पे साइन मिल जाएंगे, बड़ी बेहतरीन जगह है। अमृतसर जाइएगा तो गोल्डन टेम्पल जाइए ना जाइए, जलियावाला जरूर जाइए, वो बहुत जरूरी है आपको जानना कि इंडियंस लोग जो थे उनकी सिचुएशन क्या थी। ये सामने जलियावाला में आप इमेजेस देख लेंगे, मे बी आपको यहां पे दिखा दे, ठीक है, ये जलियावाला की एंट्री है। आपको सिचुएशन तो आपने, हाँ बुलेट्स के साइन इसमें, एक्चुअली मस्करा मैंने डाल दिया, दिख रहा है क्या इसमें? हाँ ये एंट्री गेट जब आप देखेंगे जलियावाला में तो यहाँ दिख रहे हैं आप इस तरीके के ये बुलेट्स के, ये बुलेट्स के साइन अभी भी बाकायदा है, जानबूझ करके इसको प्रिजर्व करके रखा गया है कि आपको देखने के लिए कि साहब आइए तो आपको दिखेगा कि हम इंडियंस के ऊपर क्या हुआ था। मोटा मोटी मूवीज में आपने देखा हो, बड़ा बेहतरीन इसको दिखाया गया है लीजेंड ऑफ भगत सिंह में, मौका मिला अजय देवगन वाली देखिएगा, बहुत अच्छे से दिखाया गया उसमें, सीन आपको लगभग पता होगा, मोटा मोटी सबको पता है। सरदार उधम सिंह में, हाँ उसमें तो मेन केस ही है भाई, डायर को मारने गया था वो तो सीधी, ये कहानी कुछ इस तरीके से है। ये सामने आप देख रहे हैं कैंपस दिख रहा है, इस कैंपस में मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं फैक्ट्स आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा कि क्या कॉन्सेप्ट क्या, पहले समझ लीजिए फैक्ट्स क्या है, मतलब है क्या। कहानी कुछ ऐसे है कि ये पूरा कुछ इस तरीके का क्या है, एक इससे बेहतर है मैं आपको उधर दिखा देता हूं, मतलब लिखनी तो यहां पे गड़बड़ होगा, समझने में भी दिखेगा। और देखो कहानी कुछ ऐसी है कि लगभग ये एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड की ये है एंट्री, और बाकी आप मान के चलिए करीब करीब
ऐसे करके ये जो हाइट है लगभग 10 फीट की हाइट है, दीवारें हैं ऊंची ऊंची, और ये आपकी एंट्री है, समझ गए। कुछ यहां पे एक वेल है, कुआं लगा हुआ है, कुआं है बेसिकली, और ये एक क्या है, प्लेग्राउंड है, आप ग्राउंड समझिए। इस ग्राउंड का नाम क्या था, जलियांवाला बाग। मैं इसके बाद में समझेंगे, पहले जलियांवाला केस तक क्लियर हुआ है क्या है। अब कहानी समझिए। कहानी ऐसी कुछ है, 13 अप्रैल 1919, ये डेट मैंने बताई थी। इस दिन एक फेस्टिवल पड़ता है विच इज कॉल्ड बैसाखी। अप्रैल को ही पड़ता है बैसाखी, जानते होंगे। यह सिख लोगों का मेजर फेस्टिवल है। तो इस दिन इस जगह पे क्या लगा था, फेयर लगा था, मेला लगा था। जब मेला लगेगा तो ऑब्वियस है थाउजेंड्स ऑफ पीपल यहां पे आएंगे घूमने के लिए, लॉजिक बात है। तो इसके अंदर, इस ग्राउंड के अंदर, इस ग्राउंड के अंदर 90% जो लोग थे वो आए थे क्या देखने, मेला देखने। समझ में आई बात, पहली चीज। दूसरी चीज, अब इस ग्राउंड के अंदर 10% जो लोग थे वो इस कॉर्नर में जमा थे, और ये जो 10% लोग जमा थे, ये 10% लोग बेसिकली क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। किसका, गिरफ्तारी का। कुछ याद आया, गिरफ्तारी का। किसकी गिरफ्तारी का, पीछे जो दो बंदों के नाम मैंने आपको बताए, याद है, सैफुद्दीन कुचली और डॉक्टर सतपाल। इससे यह पता चला कि वो दोनों नाम पंजाबी हैं। अब आया समझ मोटा मोटी। तो पंजाबी और एक दूसरे मुस्लिम, ये दोनों लोग थे जो अरेस्ट किए गए थे बाय द ब्रिटिशर्स ड्यू टू रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का याद है, सेडिशन चार्ज लगा के दे सकते, उसके चक्कर में अरेस्ट किए गए थे। उसके अगेंस्ट में यहां पर 10% लोग थे जो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वही जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे। तो ये 10% लोग, या बाकी 90% लोग, अप्रॉक्स एक मोटा मोटी डेटा है कि लगभग 20,000 लोग इकट्ठा थे, ऐसा बोला जाता है। अनऑफिशियल है, ऑफिशियली कुछ नहीं पता है, ठीक है। अब इस चीज का पता जो अमृतसर के एसपी साहब थे, उनका नाम था जनरल डायर साहब, इनको पता चला। इन साहब ने अपनी आर्मी लेकर के आए और उस आर्मी को यहां पे डिप्लॉय कर दिया। अब एंट्री और एग्जिट गेट एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी चीज नैरो ऑब्वियस है, पतला तो है जिसमें निकलने। अब 20,000 लोग अंदर हैं, एक एंट्री है, 10-10 फीट की दीवारें हैं। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, समझ रहे हैं, इमेजिन कीजिए। और यहां पे सबसे बड़ी गलती ये थी कि वार्निंग आपको देनी चाहिए, क्या, खाली करो, भाई खत्म कर देते मैटर। लेकिन वार्निंग बिना दिए ऑर्डर किसका दे दिया गया, फायर का। अब हिसाब समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट। अंदर 20,000 लोग हैं, जिसमें से 19,000 को तो पता ही नहीं कहानी क्या है। 1,000 को पता होगा, मैं मान सकता हूं, मैं डेटा ले रहा हूं ऑफिशियली, ठीक है। इतने लोगों को तो ये तो मेला घूमने। अब अचानक से फायरिंग होगी तो ये क्या करेंगे, भागेंगे। भागेंगे तो कहां भागोगे, एंट्री पे तो गोली चल रही है, तो आप एंट्री के अलावा ही कहीं भागोगे। तो एक्सेप्ट देन, अदर देन एंट्री पॉइंट, एक ऑप्शन है ये। तो वॉल्स मैंने बता दी, 10 फीट की वॉल को 10 फीट समझते हो, कितना हुआ, इतना। तो इतनी वॉल को कूद जाओगे तुम, नहीं ना भाई। तुम लोगों की जनरल कितनी आई, 5-5.5 फीट के हो, तो आप सोचिए 6 फीट की हाइट मैक्सिमम है, तो 6 फीट तक मैक्सिमम हाथ जाएंगे तुम्हारे। 6 के ऊपर की हाइट 4 फीट, और कैसे वॉल पकड़ोगे। तो लॉजिक बात है, पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम लोग जो थे वो इसमें आए छुपने के लिए। अब इसी छुपने में अचानक से किसी का पैर फिसला तो वो नीचे गिरा, और ऐसे करके इसके अंदर ऐसा बोला जाता करीब 700 से 800 लोग ये कुएं के अंदर ही पहुंच गए। दब 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 दब, समझ गए, पूरे जैसे होते एक दूसरे पे, ये सब खत्म भाई। मैंने बताया बाकी जितने भी लोग थे वो ऑब्वियस बात है फायरिंग में खत्म। ये पूरा केस क्या कहलाता है, जलियांवाला मैसेकर, दैट इज नरसंहार करके कुछ बोलते हैं। क्लियर हुआ क्या केस था, क्यों था, बेसिकली गलती किसकी थी इसमें, इनकी। गलती का मतलब, ये तो गलती तो इसमें इस सेंस में ये भी नहीं कहूंगा, क्योंकि ये तो प्रोटेस्ट तो राइट है आपका भाई। तो आपकी क्या होना चाहिए, आप यहां पे आते आप बोलते खाली करो भाई। अगर पब्लिक फेयर भी खाली हो तो फेयर भी खाली होता, बात खत्म थी। तो फिर भी आपने फेयर खाली नहीं किया, उसके बाद भी आपने इनके चक्कर में इनको मार दिया। अब कौन बंदा था, जनरल डायर साहब। इसी डायर को, अब यहां पे कहानी क्या होनी चाहिए कि डायर साहब को कुछ होना चाहिए, सजा वगैरह। लेकिन डायर साहब को जब ये यहां से लौट करके यूके गए, ब्रिटेन, तो यूके में इनको वहां की पार्लियामेंट ने टाइटल क्या दिया, लॉयन का।
स्वॉर्ड के साथ, एक तलवार दी गई और बहुत बड़ा तीर मार के आए हैं। कहां से? इंडिया से। इसी का बदला लेने के लिए कौन थे? उधम सिंह। सुने, मूवी देखें तो जो सरदार उधम सिंह साहब थे वो लंदन जाकर के किसको मारते हैं? इन्हीं को मारते हैं। तो बनता है कि नहीं? आप अपने को इमेजिन कीजिएगा, बस आप या आपके घर वाले यहां खड़े हैं और उसके बाद ऐसी सिचुएशन होगी तो आप क्या करेंगे बताइए? समझ रहे हैं? इसको बड़े अच्छे तरीके से मूवीज में दिखाया गया है, उधम सिंह में भी दिखाया गया है और उसमें क्या नाम है, कौन सी, लीजेंड ऑफ भगत सिंह में। कॉन्सेप्ट समझ गए? तो जलियांवाला केस क्या है, कोई क्लियर हो गया? तो ये कोई प्रोटेस्ट नहीं था, ये क्या था? जस्ट एक फेयर था जो कि बैसाखी के दिन लगा हुआ था। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये तीनों, डेट, मेला और दिन। क्लियर हो गया? नोट कीजिए। इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं इसके फैक्ट्स दे देता हूं। बड़ी सिचुएशन खराब थी उस समय इंडियंस की। गांधी जी भी बहुत सपोर्ट करते थे ब्रिटिशर्स का, लेकिन इस केस के बाद बड़ा तगड़ा माहौल बना था गांधी जी का। तो गलत चीज है ना यार, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। हो गया? चलो ये लिख लो तुरंत फैक्ट्स, ये हटा दूं? चलिए लिखिए तुरंत फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द जलियांवाला मैसेकर। चलिए जलियांवाला लिखिए कुछ फैक्ट्स में, आपके काम के फैक्ट्स में ध्यान से। पहले तो मैं आपको डेटा देता हूं, डेटा लिखिए। 379 डेथ। सरकार जो भी डेटा देती है गवर्नमेंट हमेशा 1/3 मान के चलिए, गवर्नमेंट कभी पूरा डेटा देती ही नहीं है जानबूझ करके। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर फेयर होगा ना भाई, सीधी बात है, कहीं ना डर लगे यार क्या चक्कर यार। तो लगभग 400 लोगों का डेटा था गवर्नमेंट का है, तो 1000 से 1500 तो मान लीजिए इतने लोग थे, जो लोग क्या हुए थे, खत्म हो गए थे। पहली चीज 379 ऑफिशियली जो एग्जाम का डेटा हुआ है 379। इवन सोचो, पहली चीज। दूसरी चीज, सेकंड चीज, एक इसके लिए कमीशन बनता है, उसका नाम है हंटर कमीशन, हंटर आयोग। जेडब्ल्यू हंटर करके थे, वो कमीशन हुआ इसको चेक करने के लिए ना, इश्यू हुआ था तो चेक करने के लिए। सोचो हंटर आयोग के सामने जब क्या नाम है, डायर को बुलाया गया, तो डायर ने पता क्या बोला? अरे यार पता है सर, कि जो गलियां थी ना पतली थी, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा गोला बारूद अपने साथ नहीं ले जा पाया, मेरा बस चलता था। आप समझ रहे हैं किस लेवल पे भरा होगा अगेंस्ट इंडियन, कि चूंकि गलियां पतली थी तो बड़े बड़े ट्रक नहीं होते, टैंक, वो नहीं ले आ पाया। अगर मौका मिलता तो मैं टैंक ले गया होता। ये स्टेटमेंट है ऑफिशियल, किसके सामने? इन फ्रंट ऑफ हंटर कमीशन। सोचो, तो हंटर कमीशन एग्जामिनेशन कमीशन था, किसके लिए? जलियांवाला के लिए। ठीक है, नोट कर लो डैश करके, एग्जामिनेशन कमीशन। नेक्स्ट, तो इस हंटर कमीशन की ऑब्वियस बात है रिपोर्ट भी आएगी। इस रिपोर्ट में ध्यान से समझना, जो डायर थे उस डायर को गिल्टी माना गया। ध्यान से समझना किस लेवल का गिल्टी, लेकिन उस समय की सिचुएशन के हिसाब से ये क्या था? सही था। मतलब समझ रहे हो, गलती तो हुई है लेकिन करें क्या, बात खत्म होगी। इसका मतलब गलती नहीं मानी गई, आप समझ रहे हैं? इसीलिए गांधी जी ने इसको बोला था सेमलेस रिपोर्ट। सेमलेस रिपोर्ट, ये गांधी जी की रिपोर्ट है। किस रिपोर्ट को? कौन से कमीशन की? हंटर कमीशन की रिपोर्ट को बोला गया सेमलेस रिपोर्ट। नेक्स्ट, 3 काम होते हैं यहां पर। पहला काम है गांधी जी, इनको अंग्रेजों ने टाइटल दिया था कैसर ए हिंद का। ध्यान से, कैसर ए हिंद, दिस इज द टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिशर्स टू द गांधी जी। दूसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको टाइटल दिया गया था ब्रिटिशर्स का नाइटहुड का। जानते होंगे नाइटहुड का टाइटल दिया था ना, ब्रिटेन में अभी भी दिया था। और थर्ड पर्सन है शंकरन नायर। इन्होंने मैंने आपको बताया था जो वायसराय था उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कुछ याद आ रहा है, जिसमें इंडियंस को पार्टिसिपेशन की बात हो रही थी ना, कुछ याद आया?
तो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उस काउंसिल से क्या कर दिया था इन्होंने, रिजाइन। इन्होंने ये क्या कर दिया, रिटर्न, और इन्होंने भी क्या किया, रिटर्न। तीनों भर के क्वेश्चन आए हैं। गांधी जी ने किसका टाइटल रिटर्न किया, कैसरे हिंद। टैगोर ने नाइटहुड का टाइटल, टैगोर समझ, रविंद्रनाथ टैगोर। और शंकरन नारायण ने वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। शंकरन नायर वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिजाइन। तो आप कह सकते हैं कि ये पहला एक माहौल था जिसमें इंडियंस को गांधी जी ने प्रिपेयर कर दिया था, किसके लिए, एक नया मूवमेंट स्टार्ट करें। अभी तक देखो ऑल इंडिया लेवल का तो कोई मूवमेंट नहीं है ना, लोकल लोकल है ना। अहमदाबाद वाला, खेड़ा और चंपारण लोकल थे ना, रीजनल। ये भी एक तरीके का अमृतसर का ही केस है। तो गांधी जी ने इस मूवमेंट का फायदा उठाया और इंडिया को प्रिपेयर किया। हो गया यहां तक। लिखो गवर्नमेंट्स पेनल्टी। इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत हुई थी वो सरकार को हुई थी, और सरकार ने जो सजाएं दी थी वो भी अलग अलग लेवल की थी। लिखो गवर्नमेंट पेनाल्टीज, लिख लिया था सब लोग। गवर्नमेंट पेनाल्टीज में लिख लो, यहां पे लिखो मोरल पेनाल्टी, नैतिक रूप से सजाएं दी गई। मोरल पेनाल्टी